और चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि वक्फ बिल को लेकर लगातार जो विरोध है वो तेज हो रहा है और पटना से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो आपको दिखाते हैं। वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिम संगठनों के प्रदर्शन में लालू यादव भी पहुंच गए। ये देखिए आप तस्वीर आपके सामने, उनके साथ तेजस्वी यादव भी शामिल हैं। वक्फ बिल के खिलाफ आज ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड का देश भर में प्रदर्शन हो रहा है और ये देखिए तस्वीर आपके सामने इस वक्त पटना से है, जहां पर जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है वक्फ बिल के खिलाफ और यह कहा जा रहा, आरोप लगाया जा रहा है कि इससे जो मुस्लिम है उनके हित प्रभावित होंगे। इस बात का जो आरोप है तमाम मुस्लिम संगठन लगा रहे हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से विरोध प्रदर्शन देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है। पटना के साथ इसकी शुरुआत की गई, इसके बाद विजयवाड़ा में भी प्रोटेस्ट होगा। कई जगहों पर जो प्रदर्शन है उसका ऐलान किया गया है। लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे हैं जो कि इस विरोध प्रदर्शन में पहुंचे हुए हैं। तो AIMPLP ने वक्फ बिल के खिलाफ पूरी तरह से मोर्चा खोल दिया है। ऐलान इस बात का किया गया है कि जब तक सरकार बिल को वापस नहीं लेती है उसके प्रदर्शन लगातार जारी रहेंगे। इससे पहले 17 मार्च को दिल्ली में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड ने जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन किया था वक्फ बिल के खिलाफ और आज देश भर में सिलसिले को आगे ले जाने की जो कवायद है वो पटना से शुरू हुई है। पटना से देशव्यापी प्रोटेस्ट का जो पहला चरण है, फर्स्ट फेज, इसकी शुरुआत कर दी गई है। इसके बाद विजयवाड़ा में प्रदर्शन का प्लान किया गया है। तो वहीं संसद में संग्राम को रोकने के लिए सरकार ने प्लान को भी तैयार किया है। सबसे संवाद की जो बात है वो भी इससे पहले सरकार की तरफ से कही गई थी। इन सब के बीच वक्फ बिल पर प्रदर्शन किन दलों को न्योता दिया गया है यह आप जरा जान लीजिए। आपको बता दें कि इस वक्त जो तस्वीरें आपके सामने आ रही है, लालू प्रसाद यादव आपको नजर आ रही है, इसके अलावा तेजस्वी यादव भी आपको नजर आ रहे, JDU, RJD, कांग्रेस, LJP, TDP, YSRCP, CPI और CPM, तमाम ये दल है जिनको मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से न्योता दिया गया है, क्योंकि उसकी तरफ से यह कहा जा रहा है कि जो JPC का गठन किया गया था और इसमें मुस्लिम संगठनों की तरफ से जो सुझाव रखे गए, जो प्रस्ताव रखे गए, उन्हें अनदेखा किया गया। तमाम जो विपक्षी दल है उनके प्रस्ताव सुझावों को अनदेखा किया गया और उसके बाद JPC ने अपनी रिपोर्ट को सामने रख दिया था। अब इसी के खिलाफ, अब इस विधेयक के खिलाफ, बिल के खिलाफ जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड है उसकी तरफ से प्रदर्शन को तेज कर दिया गया है। तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो ऑडियो में कुछ दिक्कत है, आपको एक बार सुनाएंगे कि क्या कह रहे हैं तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव ने क्या कहा है जब वो पहुंचे हैं इस प्रदर्शन में, प्रोटेस्ट में शामिल होने के लिए। हालांकि इन सब के बीच अब जो विरोध है वो तेज होता हुआ जरूर नजर आ रहा है। इससे पहले आज सरकार की तरफ से भी ये कोशिश की गई थी और एक तमाम सांसदों के साथ एक बैठक को भी प्रस्तावित रखा गया था। सुबह 9:30 बजे से बैठक थी ताकि जो वक्फ बिल है इसको लेकर जो विरोध हो रहा है इसको शांत किया जा सके। लेकिन अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, पटना की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, वक्फ बिल पर जो रार है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है, इसका विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। सुन लेते हैं कि क्या कहा गया है तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव की तरफ से। और देखिए रुपेश जो हमारे संवाददाता इस वक्त पटना में मौजूद हैं, उनका भी हम रुख करेंगे, उनसे जानेंगे कि इस वक्त हो क्या रहा है और तैयारी कैसी है। विपक्ष किस तरह से तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इसके खिलाफ वक्फ बिल को लेकर, विधेयक को लेकर ना सिर्फ मुस्लिम संगठन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड, बल्कि कई जो विपक्षी दल हैं उनकी तरफ से भी विरोध दर्ज कराया गया है। और रुपेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। रुपेश, क्या तैयारी अब आपको नजर आ रही है, क्योंकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड की तरफ से पटना से पहले चरण की विरोध की शुरुआत हो गई है। लालू प्रसाद यादव वहां नजर आ रहे, तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे हुए हैं। जी देखिए, बिल्कुल लालू प्रसाद यादव भी यहाँ पहुंचे हैं, तेजस्वी यादव भी पहुंचे हैं, कुछ बौद्ध धार्मिक गुरु भी हैं, भीम आर्मी के लोग भी हैं और यहाँ पर बिल्कुल इस धरने में लालू प्रसाद यादव भी बैठे थे, तेजस्वी यादव भी बैठे थे। बैठे बैठे ही लालू प्रसाद यादव ने यहाँ धरने पर बैठे हुए लोगों को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने मंच से लोगों को संबोधित किया और कहा कि किसी भी कीमत पर हम लोग साथ हैं और किसी भी कीमत पर इस संशोधन विधेयक को पारित नहीं होने दिया जाएगा। और उन्होंने, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से यहाँ पर भाषण दिया उससे लोगों में, ये जो धरने पर बैठे हुए जो लोग हैं वो
बिल्कुल आश्वस्त दिख रहे थे कि लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव यानी कि आरजेडी का समर्थन उन्हें पूरी तरह से हासिल है। और कुछ बौद्ध धर्म गुरु भी यहाँ पर पहुँचे थे जिन्होंने कहा कि एक एक करके, और वही बात तेजस्वी यादव ने भी कही कि सिर्फ इस बार सिर्फ वक्फ विधेयक पारित कराने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बाद चाहे वो सिख हों या फिर बौद्ध हों, ये जो अल्पसंख्यक हैं इनके खिलाफ भी कुछ न कुछ इस तरीके से किया जाएगा कि ताकि ये परेशान हों। ये कहना था तेजस्वी यादव का कि इस बार सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया गया है, इसके बाद बाकी धर्म के जो लोग हैं उन्हें भी टारगेट किया जाएगा, और यही कोशिश है केंद्र सरकार की। तेजस्वी यादव ने और लालू प्रसाद यादव ने भी कहा कि किसी भी कीमत पर ये जो विधेयक है, और देखिए यहाँ से लालू प्रसाद यादव जा चुके हैं, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव के साथ, हालांकि उनकी पार्टी के कई जो विधायक हैं वो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, लेकिन भीड़ की आपको स्थिति दिखलाएं कि पूरे बिहार से इस वक्त अलग अलग ज़िलों से बड़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं, खास करके मुसलमान जो हैं, वो यहाँ पर बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए हैं, और वो इस विधेयक के खिलाफ यहाँ पर नारेबाजी सुबह 9 बजे से ही, हालांकि ये कहा गया था कि 10 बजे से यहाँ पर धरना दिया जाएगा, लेकिन यहाँ आप देखिए, ये देखिए, ये जो बौद्ध धर्म गुरु हैं वो भी यहाँ पर आपको, कुछ बौद्ध धर्म गुरु भी यहाँ पर आपको दिखेंगे। आप लोग भी शामिल हैं इस धरने में, और ज़्यादातर लोग कह रहे हैं कि अभी सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश हो रही है, इसके बाद बाकी चाहे वो सिख हो या फिर ईसाई हो या फिर बौद्ध हो, इनकी भी बारी आएगी। नहीं, ये तो सच्चाई दिखने में लग रही है, अलग नहीं है, बिल्कुल जो है सच्चाई है कि बौद्धों पर जो हमला चल रहा है इन लोगों का, उसी तरीके से मुसलमानों पर भी चल रहा है। और पहले कहा जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, लेकिन ऐसा हिंदू बिल कोड जो है ये अब स्वीकार न करते हुए यह अब कहना पड़ रहा है कि बौद्ध मुस्लिम सिख ईसाई ये आपस में है भाई भाई। बिल्कुल, तो बड़ी बात और बड़े जो बयान है वहां पर देखने को और सुनने को मिल रहे हैं। रुपेश, अभी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये तस्वीरें हम पटना से आपको दिखा रहे थे, वहां पर किस तरह से लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव वहां पर पहुंचे, और इस पर भी गौर करना होगा क्योंकि इस साल के अंत तक बिहार में विधानसभा चुनाव भी है। इसको लेकर भी वहां पर जो कवायद है तेज होती नजर आ रही है, और तमाम जो दल है वो इस वक्त अपनी सियासी जमीन को भी मजबूत करते नजर आ रहे हैं। इन सब के बीच वक्फ संशोधन बिल के विरोध पर योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कहा गया? वक्फ पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। वक्फ के नाम पर कितनी जमीन कब्जा करेंगे, ये कहा गया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से वक्फ के नाम पर अपने हित साधे गए हैं। वक्फ संशोधन बिल समय की जरूरत है, तो योगी आदित्यनाथ की तरफ से क्या कहा गया तमाम विरोध के बीच, सुन लीजिए आप। एक और सवाल है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर, वो संसद में टेबल होने वाला है, और आप क्या समझते हैं इसके बारे में? क्योंकि कुछ लोग मानते हैं, खासकर मैं फिर से ओवैसी साहब का ही नाम लूंगी, कि बीजेपी जो है वो इस बिल के नाम पर मस्जिदों पर कब्जा करना चाहती है, और भारत के मुसलमान जो हैं अब खतरे में है क्योंकि इबादत की जगह नहीं मिलेगी उन्हें। देखिए, भाजपा मस्जिद में कब्जा करके क्या करेगी? मंदिर ढूंढेगी। ये मुझे लगता है कि गुमराह कर रहे हैं। वक्फ के नाम पर आखिर कितना ज़मीन कब्जा करोगे? दूसरा, वक्फ के नाम पर एक भी कोई इन्होंने वेलफेयर का काम किया हो, एक भी नहीं आप गिना सकते। देखिए, वक्फ के नाम पे जो भी आता है उसने उस प्रॉपर्टी को अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए दुरुपयोग किया है, बेचा है, औने पौने दाम पे बेचा है। आज स्थिति क्या है? एक एक प्रॉपर्टी के लिए कई कई लोगों को इन्होंने प्रॉपर्टी को बेचा है, उससे विवाद हो रहे हैं, उससे तमाम प्रकार के संकट आने वाले समय में होंगे। जो बसे हैं उनके लिए भी और जिन लोगों ने पैसा दिया है उनके लिए भी, क्योंकि पूंजी उन सब की डूब जाएगी। तो ये तो इससे बड़ी बेवकूफ़ बनाने वाली कोई बात ही नहीं हो सकती है। दूसरा, इन्होंने कोई भी संपत्ति देखिए सरकारों पर यही एक दबाव बना करके ब्लैकमेलिंग लोग करते थे। अलग अलग समय में इन्होंने वक्फ के नाम पर तमाम प्रकार के उल जलूल फैसले लिए हैं, ख़ास तौर पर कि वक्फ जिस लैंड को कह देगी कि ये उनकी है, उनकी मान ली जाएगी। हम बहुचक हैं जी, ये कौन सा देश है?
आपको एक पावर किसने दे दी है कि आप किसी भी प्रॉपर्टी को कब्जा कर लेंगे, आप किसी भी स्थल को कब्जा कर लेंगे, किसी भी सार्वजनिक भूमि पे कब्जा कर लेंगे? तो ये नहीं हो सकता है। ये वक्फ संशोधन अधिनियम जेपीसी ने जो अपनी सिफारिश की है, ये आज की आवश्यकता है और इसको समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए और मुझे लगता है देश के हित में भी होगा, मुसलमानों के हित में भी होगा। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुना, वहीं वक्फ बिल को लेकर यह साफ है कि कैसे पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं। सुनाते हैं आपको। ये हमारे रिलीजियस फ्रीडम को छीनता है। ये मुसलमानों के वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बनाकर उनके उसके एडमिनिस्ट्रेशन में, उसके चलाने में एक रुकावट पैदा करता है। तो ये वायलेशन है आर्टिकल 14 का, आर्टिकल 26 का और आर्टिकल 25 का। तो इसीलिए प्रोटेस्ट हो रहा है। जब किसी और धर्म के बोर्ड में उसी धर्म का आदमी मेंबर बन सकता है, तो इस मुस्लिम वक्फ बोर्ड में दूसरे धर्म का आदमी कैसा बनेगा? ये सरकार वक्त में अगर संशोधन कर रही है तो बेहतरी के लिए कर रही है, कोई धार्मिक आज़ादी नहीं छीनी जा रही है। तो ये कहना देश को गुमराह करना ओवैसी के द्वारा और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने बुलाया और उसके बावजूद भी वो जंतर मंतर में प्रदर्शन किया। अभी हमने रिपोर्ट सबमिट किया, उसके आधार पर सरकार प्रूव करके अमेंडेड बिल लाएगी। अगर वो अमेंडेड बिल आएगा सदन में, वो बेहतरी के लिए होगा। अगर उस समय लगता है उनको कि ये कोई इसमें है जिससे उनको नुकसान हो सकता है, तब इसका विरोध करें। इससे साफ है कि सोची समझी रणनीति के तहत देश के मुसलमानों और अल्पसंख्यकों को गुमराह करना चाहते हैं। और देखिए, अब बात करते हैं संभल हिंसा की और सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क पर किस तरह से शिकंजा खस्ता हुआ नजर आ रहा है। 8 अप्रैल को पूछताछ के लिए पुलिस की तरफ से नोटिस सर्व किया गया है, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता दें। मथुरा को लेकर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान क्या आया है। मथुरा पर कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं, ये योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। कोर्ट को नहीं मानते तो बहुत कुछ हो जाता, यह भी कहा गया। सनातन के जितने प्रतीक होंगे उसे हम ढूंढेंगे। संभल का जिक्र किया गया। संभल में 64 तीर्थ स्थल 54 की पहचान हुई है, यह योगी आदित्यनाथ की तरफ से कहा गया। सुनिए आप। अगर कानून के दायरे में रह रहे हैं तो फिर आप मथुरा की बात क्यों उठा रहे हैं? मथुरा की बात क्यों नहीं उठानी? मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि नहीं है क्या? पर वो तो अब कोर्ट में है ना। कोई कोर्ट का ही आदेश पालन कर रहे हैं ना, तो अब तक तो वहां बहुत कुछ हो गया होता। तो अयोध्या, काशी, अब फिर मथुरा भी, और कितने और? आप मुझे बताइए, सनातन हिंदू धर्म के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं, उन सभी स्थलों को हमारी विरासत के प्रतीक हैं। देखिए, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के नाम पे राजनीति बहुत सारे लोग करते होंगे। में 65 निकाल रहे हैं आप, तो फिर 65 नहीं, वहां 68 सभी तीर्थों को हम निकाल रहे हैं। 54 से अधिक निकल चुके हैं और बाकी सभी को ढूंढ रहे हैं। शास्त्रीय प्रमाण उसके मौजूद हैं, उनको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ हैं। जिसने भी कब्जे किए होंगे उनको एक एक करके सबको निकालेंगे। कितने मस्जिद फिर निकलेंगे? मस्जिद, देखिए, सवाल मस्जिद का नहीं है, जितने अतिक्रमण होंगे वो अतिक्रमण हटेंगे। तो आपने सुना योगी आदित्यनाथ को, जिनकी तरफ से कहा गया कि 54 जो तीर्थ स्थल है उनको पहचान लिया गया है और बाकी को ढूंढा जा रहा है। और इन सब के बीच एक और अहम खबर आपको बताएं कि संभल के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क को हिंसा को लेकर नोटिस दिया गया है। दरअसल 8 अप्रैल को बर्क से पूछताछ होगी। ये देखिए 2 तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस पहले कहां पहुंची? बर्क के संभल वाले घर पर गई थी, लेकिन वहां पर क्योंकि ज़ियाउर रहमान बर्क नहीं मिले तो फिर दिल्ली का रुख किया पुलिस ने और फिर बीएनएस की धारा 35B के तहत नोटिस को सर्व करके लौटी है। और ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और खुद बाकायदा इसको लेकर ज़ियाउर रहमान बर्क की तरफ से कहा गया है, पुष्टि की गई, कंफर्मेशन कि उनको नोटिस मिला है दिल्ली में। देखिए, जो नोटिस दिया गया है सेक्शन 35(3) के तहत वो रिसीव कर लिया है और माननीय हाई कोर्ट के आदेश अनुसार जो विवेचना की है उसमें पुलिस ने सहयोग के लिए कहा। तो मैंने, जाहिर सी बात है, मैं इस देश का नागरिक हूँ, सांसद भी हूँ, तो मैंने उनको ये विश्वास दिलाया जो भी जांच में सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी मैं पूरा सहयोग करूँगा। और जो था, मैंने उनको नोटिस को रिसीव कर लिया है।
और आप जरा ये समझिए कि जियाउर रहमान बाग को संभल पुलिस ने नोटिस आखिर दिया क्यों है। ये पूरा मामला आपके लिए समझना बहुत जरूरी। दरअसल ये नोटिस 24 नवंबर 2024 यानी कि बीते साल संभल में जो हिंसा हुई, हिंसा मामले में पूछताछ को लेकर ये नोटिस दिया गया है। आरोप क्या है? आरोप है कि बर्क ने जो भड़काऊ भाषण दिया, भीड़ को उकसाया, उसकी वजह से खून खराबा हुआ था 24 नवंबर को, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई थी और इस सब की प्लानिंग पहले से बाकायदा की गई थी। ऐसे भी आरोप है ताकि राजनीतिक लाभ लिया जा सके। हालांकि बर्क इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज लगातार अपने बयान में कर रहे हैं। उनका यह लगातार बोलना है, जब जब उनकी तरफ से बयान दिया गया, कि वो तो वहां पर मौजूद थे ही नहीं। एक और बड़ी खबर आप देखिए, हिंसा के आरोप पर बर्क की सफाई क्या आई है। हिंसा में मेरा कोई रोल नहीं है। जियाउर रहमान बर्क जो सांसद है वो क्या बोल रहे हैं? मैं होता तो हिंसा ही नहीं होती, हिंसा वाले दिन मैं संभल में था ही नहीं। देखिए, आरोप तो बिल्कुल पूरी तरह से गलत है, निराधार है। मैं पहले ही कह चुका हूं, क्योंकि मतलब ही नहीं था। जिस समय ये घटना हुई है उस समय ऑलरेडी मैं था नहीं। मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक अटेंड करने, जैसा कि मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, बेंगलोर में था। और जब 19 तारीख में 19 नवंबर को पहला सर्वे हुआ था, उस समय मैं खुद मौजूद था। सबसे बड़ा एविडेंस तो ये है, मैं तो आपसे कहता हूँ कि आप बताइए कि जिस दिन मैं मौजूद था, अगर मेरा मकसद झगड़ा कराना होता तो उस दिन होना चाहिए था जिस दिन मैं संभल के अंदर मौजूद था। और अगर झगड़ा होता 22 तारीख को जुमे के दिन, जिस दिन हमारे लोगों को नमाज से रोका गया, उसके बावजूद भी हमने बर्दाश्त कर करके कोई प्रकार की घटना नहीं हुई, उस दिन झगड़ा होना चाहिए था। क्यों नहीं हुआ? जिस दिन मैं वहाँ से बाहर हूँ, माहौल ख़राब हुआ। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ पूरी गारंटी जिम्मेदारी के साथ, अगर मैं 24 तारीख में संभल में होता तो ये घटना नहीं घटती। और आप ये देखिए कैसे जियाउर रहमान बर्क सिर्फ हिंसा के मामले में ही नहीं फंसे हैं, बल्कि बिजली चोरी के आरोप और अवैध निर्माण के मामलों में भी वो फंसे हुए हैं। ऐसे में बर्क का आसानी के साथ इन विवादों से बाहर निकल पाना बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। पुलिस प्रशासन हर मामले की गहराई के साथ तफ्तीश में जुटा हुआ है ताकि सच की तह तक पहुंचा जा सके। ये 3 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हिंसा में आरोपी जियाउर रहमान बर्क, इसके अलावा बिजली चोरी का जो आरोप लगा था, मीटर के साथ छेड़खानी का आरोप लगा था, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और कैसे घर को लेकर भी, अवैध निर्माण पर भी तमाम जो शिकंजा है वो किया गया। अब आपको बताते हैं किस मामले में जियाउर रहमान बर्क पर क्या कुछ एक्शन हुआ। हिंसा के मामले की बात करें तो क्या कार्रवाई हुई है यह हमने आपको बता दिया, लेकिन बिजली चोरी और अवैध निर्माण मामले में क्या हुआ है यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। यह आप जान लीजिए, बर्क के दीपा सराय वाले घर में मीटर में छेड़खानी का सबूत मिला था। 2 कनेक्शंस में अनियमितता मिली थी, गड़बड़ी मिली थी और उसके बाद कनेक्शन को काट दिया गया और लगभग 2 करोड़ का जुर्माना भी लगाया गया। इसके अलावा अभी 2 दिन पहले ही तो ये देखिए, मीटर में जो छेड़खानी की गई वो हमने आपको बताया। और अवैध निर्माण जो दीपा सराय वाला घर है उसको लेकर क्या है, यूपी रेगुलेशन ऑफ बिल्डिंग ऑपरेशन एक्ट 1958 का उल्लंघन किया गया। यह कहा गया है जो सांसद का घर है, इसके निर्माण कार्य में ये तमाम जो नियम है उनका पालन नहीं किया गया। बुलडोजर एक्शन की आशंका है जियाउर रहमान बर्क के इस घर पर जिसका निर्माण कार्य किया जा रहा था। और बिजली चोरी वाले मामले पर क्या हुआ, जो आरोप लगा, इसमें कनेक्शन को और 1 करोड़ 91 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। तो इस तरह से ना सिर्फ हिंसा यानी 24 नवंबर 2024 को जो हुआ, इस पूरे मामले में घिरते हुए, फंसते हुए नजर आ रहे हैं जियाउर रहमान बर्क, बल्कि साथ साथ बिजली चोरी और अवैध निर्माण को लेकर भी लगातार उन पर शिकंजा। इन सब के बीच आप सुनिए कि संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर पर एक्शन को लेकर अपडेट क्या है। बनाई गई थी क्योंकि उनके द्वारा 2 बिंदु उठाए गए थे। एक तो ये था कि यह हमारे नाम पर नहीं है मकान, दूसरा बिंदु ये था कि ये नौ निर्माण नहीं है। तो ये दोनों पर ही हमने संबंधित जेई से और अधिशासी अधिकारी संभल से रिपोर्ट मंगा ली थी। उसके बाद उनको पर्याप्त अवसर दिया गया कि आप फिर इस पे आपको कोई अपना साक्ष्य देना हो या पक्ष प्रस्तुत करना हो तो आप कीजिए, लेकिन पर्याप्त अवसर देने के बाद भी कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। तो उसके बाद से फिर ये टीम गठित की गई है। और चलिए सीधा रुख करते हैं पुनीत शर्मा का। हमारे साथ हमारे संवाददाता संभल से लाइव जुड़े हुए हैं। पुनीत, हमने दिखाया ना सिर्फ हिंसा का मामला, बल्कि चाहे वो मीटर का कनेक्शन हो बिजली का या फिर इसके अलावा अवैध निर्माण की बात हो, लगातार जो मुश्किलें हैं वो बढ़ी है। लेकिन अब जिस तरह से नोटिस सर्व कर दिया गया है, दिल्ली में गई है पुलिस और वहां पर खुद जियाउर रहमान बर्क ने वो नोटिस लिया है, इसके बाद मुश्किलें और कितनी बढ़ती हुई नजर आ रही है?
संभल के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क की जो मुसीबत है वो 24 नवंबर 2024 के दिन से उसी समय शुरू हो गई थी जब संभल में हिंसा हुई, क्योंकि इस पूरे मामले में जो पहली एफआईआर दर्ज की उसमें जियाउर रहमान बर्क का नाम बाकायदा पहले नंबर पे था और नामजद रिपोर्ट उनके खिलाफ की गई थी। तभी से ये लग रहा था कि जो जियाउर रहमान बर्क है उनको पुलिस घेर सकती है, उनसे पूछताछ करेगी और उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है, और इसीलिए उन्होंने हाईकोर्ट का रुख किया। हाईकोर्ट ने फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक लगा रखी है, लेकिन कल एसआईटी की जो टीम है उसके 3 सदस्य इंक्लूडिंग इंस्पेक्टर वो लोग संभल से दिल्ली पहुंचे थे और दिल्ली के जो वेस्टर्न कोर्ट है वहां के कमरा नंबर 39 में जियाउर रहमान बर्क रुके हुए हैं। देर रात लगभग 11:15 बजे के आसपास पुलिस की टीम पहुंची और लगभग 20 से 25 मिनट वो लोग अंदर रहे। बातचीत हुई बर्क से पुलिस की और उसके बाद उनको बीएनएस की धारा 39B के तहत नोटिस थमाया गया और 8 अप्रैल को पुलिस पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया है। हालांकि बर्क कह रहे हैं कि वो बेगुनाह है और कानून का पूरा सम्मान कर रहे हैं और वो जो जांच है उसमें सहयोग भी जरूर करेंगे, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर पुलिस के पास ऐसे कौन से खास बिल्कुल हमने सुना पुनीत जो कि जियाउर रहमान बर्क की तरफ से कहा गया कि देखिए मैं सांसद हूं, जिम्मेदार नागरिक हूं और मैं पूरा सहयोग करूंगा इस पूछताछ में जो कि 8 अप्रैल को बुलाया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए पुनीत। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगली बड़ी खबर का रुख करते हैं और बात करते हैं हजारीबाग में साजिश की। देखिए खबर क्या है, हजारीबाग में 2 समुदायों में भिड़ंत हो गई। हुआ क्या था, दरअसल मंगला जुलूस के दौरान 2 समुदाय भिड़ गए। झड़प के दौरान पत्थरबाजी हुई है, मस्जिद के पास भिड़ंत का दावा किया गया है। पुलिस ने हवा में 5 राउंड फायरिंग की है। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तो हजारीबाग की तस्वीरें आपने देखी किस तरह से यहां पर जो माहौल है वो खराब हो गया और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आपके टीवी स्क्रीन पर है। मंगला जुलूस जो निकाला जा रहा था, अचानक से 2 समुदायों के बीच में भिड़ंत होती है और इस कदर हंगामा होता है कि फिर जो हालात है, जो नौबत है वो पत्थरबाजी तक आ जाती है। पुलिस ने हवाई फायरिंग की है मामले को शांत कराने के लिए, भीड़ को वहां से हटाने के लिए मौके पर भारी पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है और जो स्थानीय लोग हैं उन्होंने किसी तरह से भीड़ को शांत किया है। तो ये देखिए पूरी जानकारी हजारीबाग में क्या हुआ ताकि आपको समझ में आ पाए। मंगला जुलूस में 2 समुदाय के लोग भिड़ जाते हैं, दोनों ओर से पत्थरबाजी के बाद तनाव वहां पर बढ़ जाता है। भीड़ को तितर-बितर करने के लिए फायरिंग करनी पड़ी पुलिस को। पुलिस ने 5 राउंड फायरिंग की है। स्थानीय लोगों की मदद से भीड़ को किसी तरह से समझाया गया। एहतियातन इस वक्त मौके पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया है। और आपके सामने अब 2 तस्वीरें हैं, पहली हजारीबाग की है और दूसरी तस्वीर यूपी के मुरादाबाद की। आप देखिए इस बीच यूपी के मुरादाबाद जहां का जिक्र अभी हमने आपको किया और जो तस्वीर दिखाई, यहां से खबर क्या है, दरअसल 2 समुदायों के बीच यहां पर मारपिटाई हो गई। हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष पर लगाया है मारपीट का आरोप। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कि कुत्ते के मस्जिद में जाने पर यह विवाद भड़क गया। मारपीट में दोनों पक्षों के लोग घायल हुए हैं। बिलारी थाना इलाके के बहादुरपुर गांव का यह पूरा मामला। ये देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कैसे हालात तनावपूर्ण हो गए, हालात बेकाबू हो गए। यूपी के मुरादाबाद की तस्वीर है, 2 समुदायों के बीच हालात काफी खराब हो गए। ये देखिए आप, हिंदू पक्ष ने मुस्लिम पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया है। मुस्लिम पक्ष का आरोप है कुत्ते के मस्जिद में जाने पर विवाद। सुन लीजिए आप। इधर से कूद के आकर ईटियां मारी कि हम नमाज पढ़ेंगे, हम तेज आवाज से कीर्तन मत करो, हमें परेशानी हो रही, कीर्तन तुम्हारे कीर्तन से कीर्तन मत करो। जे रोज नमाज पढ़ते हैं, धुंध मचाते हैं, हमारे 8वें दिन कीर्तन होता है तो भी जो करना देते। एक असलम था और अब्दुल सलाम और सलीम और का नाम रियासत और का नाम है रफीक। ये लोगों ने यहाँ घुस के औरतों पर हमला कर दिया। फिर उनके बच्चे भी थे। कितने लोग आए? उनके वो तो 250 है। हम तो औरतें हमारे तो घर पे कोई आदमी हो ही ना। वो लौंडा समार रहा बैग डिब्बा, मैं तो बाकी ईटियां ऐसी मारी कमाल खून खून हो रहा हुआ, मैं पैक सब तोड़ दा उन्होंने। क्या उन्होंने आकर यहाँ पर पत्थर मारे, ईटियां मारी हैं यहाँ से दीवार से कूद कूद के। हम तो आराम से अपने कीर्तन करा करते हैं, हम तो हर सोमवार की कीर्तन। गाली गुप्तारी गंदी संदी गंद बकरा है और तो हाथ चला रहा है। बताओ ये गलत है क्या अच्छी बात है? मगरिब के टाइम जो है नमाज हो रही थी, मैं नमाज पढ़ा रहा था अंदर। बच्चे नमाज पढ़ने आती हैं जब नमाज का टाइम होता है तो। अब जैसे कुत्ता अंदर को आता तो सभी जानते हैं कि कोई भी धर्म स्थल हो तो उसमें अगर कुत्ता या कोई जानवर आगा तो आदमी हाँकते ही उसे डांटती है। शायद तो मतलब उसे डांट दिया, उसके बाद में पता ना फिर क्या हुआ। हम जैसे नमाज पढ़ के निकले तो बाहर जो है दंगा फसाद हुआ।
दिल्ली में 9वीं क्लास के लड़के की हत्या की गई, नाबालिग को किडनैप किया गया और उसके बाद हत्या की इस वारदात को अंजाम दिया गया। 3 दोस्तों ने ही लड़के की हत्या की है। 10 लाख की पहले फिरौती मांगी गई और उसके बाद मर्डर कर दिया गया। मर्डर करके भलसवा झील के पास शव को फेंक दिया। तो आरोप दोस्तों पर लगा है। 3 दोस्तों ने ही इस वारदात को अंजाम दिया है। पहले फिरौती मांगी गई और उसके बाद मर्डर कर दिया गया। तो परिवार वालों के मुताबिक 9वीं में पढ़ने वाला वैभव खेलने के लिए गया हुआ था। शाम को वापस जब वैभव नहीं लौटा तो उसके पिता ने पुलिस को इसकी शिकायत की सूचना दी और इन सब के बीच वैभव के मोबाइल से फोन आया। किडनैपर्स ने वैभव के पिता से 10 लाख की फिरौती की मांग की, फिर बाद में उसकी हत्या भी कर दी और भलसवा डेरी झील के पास वैभव के शव को फेंक दिया गया। वैभव के शव पर चाकुओं के निशान पाए गए हैं। शव के टुकड़े करने की भी कोशिश की गई है। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आगे की जांच हो रही है। और अब आपको ये बताते हैं कि आखिर हुआ क्या था इस वारदात के बारे में पूरी जानकारी। दिल्ली की डराने वाली खबर है और हर माता पिता को सावधान करने वाली यह खबर है। 15 साल के वैभव को दोस्तों ने किडनैप किया। अपहरण के बाद 9वीं क्लास के वैभव की हत्या कर दी गई। हत्या के बाद भलसवा झील के पास वैभव के शव को फेंक दिया गया। लड़के के शरीर पर चाकुओं के निशान मिले हैं। नाबालिग के गले पर भी चाकू के निशान मौजूद हैं। किडनैपर्स ने परिवार वालों से पहले 10 लाख फिरौती की मांग की। शक के आधार पर उसके 3 दोस्तों से पूछताछ की गई और जब सख्ती से पूछताछ हुई तो तीनों ने हत्या की बात को कबूल कर लिया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बेटे की हत्या के बाद परिवार रो रो कर रहा, बुरा हाल है परिवार का। वैभव की मां ने क्या कहा ये आप सुनिए। परसों शाम को गया मेरा बच्चा, संडे को 7:30 बजे। 10 मिनट में आ रहा हूँ, उसके बाद पता ही नहीं लड़के का मेरे का। घर से ही बुला करके ले गए थे? फोन आया था कि बाहर आ जा, पूछते थे, बस मुझे देखने नहीं दिया। कोई फोन भी आया था पिता के पास? क्या 10 लाख रुपए दे दो नहीं तो मार देंगे। और देखिए अगली खबर का रुख कर रहे हैं मुंबई से। खबर है मुंबई में भाषा को लेकर विवाद। हिंदी मराठी बोलने को लेकर डी-मार्ट मैनेजर से विवाद हो गया। यह खबर आ रही है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने स्टोर के कर्मचारी को पीटा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। स्टोर के कर्मचारी को मराठी ना बोलने पर पीटा गया। स्टोर मैनेजर और कर्मचारी को कान पकड़कर माफी भी मंगवाई गई है। ग्राहक और स्टोर कर्मचारी के बीच बहस इसके बाद शुरू हुई है। देखिए जो बहस हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने मुंबई की तस्वीरें हैं जहां पर भाषा को लेकर यह विवाद हुआ है। सुनिए आप जरा। दिक्कत क्या मतलब? मराठी आता, मेरे को नहीं आता मराठी। क्या करेगा फिर? क्यों नहीं आता? क्या करेगा? तो मराठी में क्या करेगा? क्या करेगा मतलब? क्या करेगा फिर मराठी? लेना है कि नहीं लेना? क्या करेगा? लेना है कि नहीं लेना? तू रिसीविंग देने हैं, क्या करना है? मराठी सिखाना है मेरे को। मराठी सिखाना है मतलब? इतना एटीट्यूड से बात मत करो सर। एटीट्यूड से बात नहीं कर रहा हूँ मैं एटीट्यूड से बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? पहले मराठी बोलता है फिर हिंदी बोलता है। पता है क्या मैं कौन है? कौन है? कौन है पता है? मैं मनसे का अध्यक्ष है, मैं नवी मुंबई का। और देखिए जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई में। ये जो विवाद हो गया इस पूरी खबर को लेकर जयप्रकाश क्या जानकारी है? कैसे ये जो विवाद है इतना ज्यादा गर्मा गया कि हम देख पा रहे हैं बहस हो रही है और उसके बाद हुआ क्या कुछ कार्रवाई भी हुई है इस पूरे मामले पर? चलिए जेपी का हम रुख करेंगे, लेकिन ये देखिए तस्वीरें आपके सामने। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने स्टोर मैनेजर और कर्मचारी को पीटा है। ना सिर्फ ये बहस हुई है बल्कि आरोप लगा है कि एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने इसके बाद मार पिटाई भी की है। सुनिए एक बार फिर से हुआ क्या था। पता है क्या मैं कौन है? कौन है? कौन है पता है? मैं मनसे का अध्यक्ष है, मैं नवी मुंबई का। दिक्कत क्या मतलब? मराठी आता, मेरे को नहीं आता मराठी। क्या करेगा फिर? क्यों नहीं आता? क्या करेगा? तो मराठी में क्या करेगा? क्या करेगा मतलब? क्या करेगा फिर मराठी? लेना है कि नहीं लेना? क्या करेगा? लेना है कि नहीं लेना? तू रिसीविंग देने हैं, क्या करना है? मराठी सिखाना है मेरे को। मराठी सिखाना है मतलब? इतना एटीट्यूड से बात मत करो सर। एटीट्यूड से बात नहीं कर रहा हूँ मैं एटीट्यूड से बात नहीं कर रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? पहले मराठी बोलता है फिर हिंदी बोलता है। पता है क्या मैं कौन है? कौन है? कौन है पता है? मैं मनसे का अध्यक्ष है, मैं नवी मुंबई का। दिक्कत क्या मतलब? मराठी आता, मेरे को नहीं आता मराठी। क्या करेगा फिर? क्यों नहीं आता? क्या करेगा? तो मराठी में क्या करेगा? क्या करेगा मतलब? क्या करेगा फिर मराठी? लेना है कि नहीं क्या लेना? करेगा? लेना है कि नहीं लेना? तू रिसीविंग देने हैं, क्या करना है? मराठी सिखाना है मेरे को। तो देखिए पूरा विवाद क्या हुआ, बहस क्या हुई, ये तो वीडियो सामने आ गया। लेकिन जेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मुंबई से। जेपी क्या इसके बाद कोई शिकायत भी दर्ज कराई गई है? कोई एक्शन भी हुआ इस पूरे मामले में? जेपी आप तक आवाज पहुंच पा रही है क्या?
जी जी, अभी आवाज आ रही है, बताएं बताएं। जी जेपी, सवाल यही है कि आरोप यह है कि ना सिर्फ विवाद हुआ बल्कि मारपिटाई की गई है मैनेजर कर्मचारी के साथ, तो कि क्या कोई शिकायत भी दर्ज कराई गई है? कोई आगे इस पर कार्रवाई हुई है क्या? देखिए, इस पूरे मामले में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के जो भी कर्मचारी थे, जो भी वर्कर थे, उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है वर्सोवा पुलिस थाने में। और मैं आपको बताऊं कि एमएनएस के ये जो वर्कर हैं, इन्होंने जिस तरह से मराठी और अमराठी को लेकर डी-मार्ट के अंदर पूरा हंगामा किया, मारपिटाई की और ये कहा कि अगर आप मराठी नहीं बोलेंगे तो आपको जो है मुंबई में रहने नहीं दिया जाएगा। ये एक बड़ा मामला है जिसको लेकर मुंबई पुलिस भी जो है इस पूरे मामले में सीसीटीवी चेक कर रही है और जो कार्यकर्ता एमएनएस के इस मामले में जिन्होंने पिटाई की है, उनके खिलाफ जो वीडियो वायरल हुआ है उससे संज्ञान लिया गया है। हालांकि अब तक ऑफिशियल कंप्लेंट डी-मार्ट की तरफ से दर्ज नहीं कराई गई है, लेकिन जो एमएनएस के कार्यकर्ता हैं उनके खिलाफ मुंबई पुलिस जो है पूछताछ करेगी और ये पता लगाने की कोशिश करेगी कि उनको किसी ने वहाँ डी-मार्ट में भेजा था, क्योंकि ये मामला बहुत गंभीर है, भाषा का मामला है। जो कर्मचारी अंदर डी-मार्ट में काम कर रहे थे उन्हें मराठी भाषा नहीं आती थी, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले को विवादित रंग दिया गया है उससे कहीं ना कहीं ये मामला चर्चा में आ गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जेपी इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर का रुख करते हैं। बड़ी खबर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट की रोक। हाईकोर्ट ने नाबालिग लड़की से रेप केस में टिप्पणी की थी। सुप्रीम कोर्ट का याचिकाकर्ता केंद्र और यूपी सरकार को भी नोटिस, 4 हफ्ते में सभी याचिकाकर्ता जवाब दें, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहा गया। पीयूष पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पीयूष, 11 साल की बच्ची को लेकर जिस तरह की टिप्पणी सामने आई थी, इसके बाद लगातार तमाम सवाल उठाए जा रहे थे। अब जो नोटिस दिया गया, इस नोटिस में क्या कहा गया है, क्या जवाब मांगा गया? बिल्कुल, देखिए करुणा, इस मामले में ये बात ख्याल रखनी होगी कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी सिर्फ टिप्पणियों पर रोक लगाई है। जो पैरा नंबर 21, 22 और 26 है उस पर रोक लगाई गई है, चूंकि जो घटनाक्रम था वो भी ऑपरेटिव पार्ट में जजमेंट में दर्ज कर लिया गया था और उसी को आधार बनाने के बाद तमाम जो खबरें हैं वो सामने आई। और इस मामले में एक अहम जो बदलाव किया गया फैसले में कि जो रेप की धारा थी उसको हटा करके 354B जो उत्पीड़न की धारा है उसको लगाने का आदेश हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्वतः संज्ञान इसलिए लिया है क्योंकि जो टिप्पणियां ऑपरेटिव पार्ट में दर्ज की गई वो सुप्रीम कोर्ट को उचित नहीं लगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ये असंवेदनशील और अमानवीय तरीका है, लेखक को ये ख्याल रखना चाहिए था, लेखक वहां पर जज हैं। और ऐसी स्थिति में जबकि 4 महीने इस मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया और उसके बाद जजमेंट दिया गया, तो अब इस मामले पर 4 हफ्ते बाद फिर से सुनवाई होगी। केंद्र सरकार, यूपी सरकार और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार इस मामले पर जवाब देंगे। साथ ही इस मामले में जो पीड़िता की मां है उसकी तरफ से भी एक याचिका है। अब ये सारे जवाब जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे तब सुप्रीम कोर्ट जो ये मुख्य मामला है कि रेप की धारा को जो 354B में बदल दिया गया उस पर गौर करेगा और आगे अपना रुख तय करेगा। जी शुक्रिया आपका पीयूष पूरी जानकारी के लिए।